बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले लॉसेस पर कि किसी भी ट्रांसफार्मर में कितने लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उनकी डिटेल क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल में मशीन होती हैं, जो हमारी मेन मशीन है यानी कि जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, तो सब में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं जब वो काम करती हैं। तो मोटर और जनरेटर में चूँकि रोटेटिंग पार्ट्स भी होते हैं तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसमें मैकेनिकल लॉसेस अलग होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस अलग होते हैं। ट्रांसफार्मर जैसा कि हमने बताया था कि एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि रुकी हुई डिवाइस होती है, इसमें कोई रोटेटिंग या मूवेबल पार्ट नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें कोई मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉसेस में इसमें 4 किस्म के लॉसेस होते हैं: आयरन या कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। यहाँ पर जो बात जहन में रखने की है वो ये है कि 2 लॉसेस जो है वो मेन लॉसेस शुमार किए जाते हैं ट्रांसफार्मर के, जो कि हमने नंबर 1 और 2 पर रखे हैं, यानी कि आयरन या कोर लॉसेस और दूसरे कॉपर लॉसेस। तीसरे और चौथे नंबर पे जो लॉसेस हैं ये बहुत ही कम या ना होने के बराबर होते हैं, इसीलिए इनको शुमार नहीं किया जाता है नॉर्मली। जहाँ पर भी आप ट्रांसफार्मर के लॉसेस को पढ़ेंगे बुक्स में या जहाँ पर भी, तो वहाँ पर इन 2 लॉसेस का जिक्र नहीं किया जाता, तो हम भी इन 2 लॉसेस को स्किप करेंगे। अगर आप कहेंगे तो आगे इसकी हम अलग से वीडियो बना लेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं अब ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले मेन लॉसेस, यानी कि आयरन या कोर लॉसेस, इसको हम कोर लॉसेस कह देते हैं, दूसरे कॉपर लॉसेस। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कोर लॉसेस क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम कॉपर लॉसेस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोर लॉसेस से मुराद है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत सारी कोर्स से मिलकर बनाया जाता है। वो किस तरह की होती हैं, हमने यहाँ पर ई टाइप की और आई टाइप की कोर रखी हुई है। एक छोटे ट्रांसफार्मर को हमने खोला था, उसमें से जो कोर्स निकली थी बहुत सारी, इसको हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह बनती हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, ये बहुत सारी कोर्स हैं ई टाइप की। तो ये इस तरह जब बहुत सारी मिलाकर हम इसका गुच्छा तैयार करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर की बॉडी तैयार होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें जो है वो वाइंडिंग रखी जाती हैं। एक वाइंडिंग भी हम आपको फिज़िकली दिखा देते हैं। ये इसी ट्रांसफार्मर की जिसकी हमने कोर ली है, तो ये एक वाइंडिंग थी इसमें जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी का काम कर रही थी, यानी कि एक ऑटो टाइप का ट्रांसफार्मर था। इसके ऊपर इन्होंने टेप दिया हुआ होता है इंसुलेशन के लिए। वैसे तो ये कॉइल ख़ुद भी इंसुलेटेड होती है कंप्लीट, जैसा कि हम बता चुके हैं। इसको हम अंदर से भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी कॉइल जो है जिसको हम वाइंडिंग भी कहते हैं। तो चूँकि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 वायर जो बाहर आ रहे थे ये भी 220 को 110 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है, तो ये बीच में लग जाती है। ये शेल टाइप का ट्रांसफार्मर था जिससे हमने ये खोली है। तो ये फिज़िकली आप देख सकते हैं इस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो हम कोर्स बनाते हैं, इसकी रीज़न पे तो अभी हम आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कोर्स। तो कोर लॉसेस का क्या मतलब है, यानी जब हम सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को तो उसमें कोर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस का मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी है वो थोड़ी बहुत डिसिपेट होती है, ज़ाया होती है हीट के फॉर्म में। उसको कम से कम करना होता है हमें, ताकि हमारी इनपुट और आउटपुट पर ज़्यादा डिफरेंस ना आ सके। जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर मैक्सिमम 99% तक इसकी एफिशिएंसी होती है, लेकिन ये डिपेंड कर रही होती है उसके मटेरियल पे और वो किस तरह से बनाया गया उसकी डिज़ाइनिंग पे। तो 95 से 99% तक ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकली एफिशिएंसी होती है। तो इसमें जो लॉसेस हैं यानी कि वो 1 से लेकर 5% तक होते हैं। तो वो लॉसेस टोटल लॉसेस होते हैं सबको मिलाकर। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस की। अच्छा, कोर लॉसेस में फिर मज़ीद 2 टाइप्स होती हैं, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। ये दोनों कोर लॉसेस की 2 टाइप्स हैं। इस बारे में जो बात याद रखने की है वो ये है कि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसका ताल्लुक लोड से नहीं होता है। ट्रांसफार्मर ऑन लोड हो या विदाउट लोड हो, जब भी हम उसको सप्लाई देंगे, उसमें जब भी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का अमल शुरू होगा तो ये लॉसेस उसमें होंगे जो कि फ़िक्स होते हैं। एडी करंट लॉस अकर्स बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन कोर एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रोशनी में हमने पहले भी बात की थी।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा था कि किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, यानी एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ साउथ विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके डबल जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में जब हम कंडक्टर को रखते हैं तो क्या होता है, उस पर ईएमएफ जनरेट होती है। तो इसी तरह हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का अमल होता है। अब जो हमारी कोर बनी हुई है ये भी तो कंडक्टर की बनी हुई है। तो जब हम वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, यहाँ पर एक फ्लक्चुएटिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, तो वह हमारे इन कोर्स को भी काटेगा यकीनन, चूँकि वो इन्हीं में सफ़र कर रहा है। तो इन कोर्स में भी ईएमएफ जनरेट होगी, और चूँकि ये कोर क्लोज सर्किट है तो इसमें भी करंट फ्लो होगा। तो ऐसी सूरत में फ़्लो होने वाला करंट जो है वो, उसको हम कहते हैं एडी करंट। तो एडी करंट क्या है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब मटेरियल को यानी मेटल को रखा जाए, कंडक्टर को रखा जाए, तो उसमें जो करंट फ़्लो होना शुरू हो जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसको हम कहते हैं एडी करंट, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता मगर वो इन पतरियों में ट्रैवल करता है। तो जितना ज़्यादा ये करंट होगा उतना हमारा नुकसान होगा, यानी हमारी एनर्जी लॉस होगी एडी करंट की सूरत में। एडी करंट जब हमारे मेटल में घूमेगा तो वो हमारे मेटल को हीटअप करेगा, गर्म करेगा, जिससे हमारी वाइंडिंग भी जल सकती है, इंसुलेशन भी ख़राब हो सकती है, ट्रांसफार्मर की बॉडी पिघल भी सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें एडी करंट को यानी कि कम से कम करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है। तो एडी करंट को कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम ड्राइंग से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक मेटल है मोटा एक पीस, ये हमारे पास एक है पतला। मान लें कि हमने इस पर कॉइल लिपेटी, जैसा कि ये लिपटी हुई है, इसको जब हमने सप्लाई दी, एसी सप्लाई से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो होगा मोटे पीस में, वो इस तरह होगा मसलन के करंट फ्लो होना शुरू हुआ हमारा, करंट इसमें घूमने लगा चारों तरफ। तो ये करंट पूरे, चूँकि ये मोटा एक पीस है तो इसमें इस तरह फ्लो होगा, तो करंट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो करंट मतलब इस तरह इसमें ट्रैवलिंग करने लगेगा। तो ये करंट तो हमारे किसी काम का नहीं है, ना ही हमें इधर करंट चाहिए, हमें तो वाइंडिंग टू वाइंडिंग चाहिए सप्लाई। तो इस करंट को कम से कम करना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक मोटा पीस बनाने के बजाय पतला सा पीस ले लिया है बहुत ही। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो इसमें ईएमएफ जनरेट होगी और करंट फ्लो होगा वो इस तरह होगा, ये आप देख सकते हैं। चूँकि एक पतली सी पतरी है तो वो उसको बहुत ही कम जगह मिलेगी फ़्लो होने की। तो एक पतली पतरी में और एक मोटे पीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो ये जो करंट फ्लो होगा ये बहुत कम होगा। अब हमें चाहिए तो इतना ही मोटा पीस, लेकिन हम उसको एक पीस में नहीं तैयार कर सकते या दो पीसीज में, उसको बहुत ज़्यादा पीसीज में हमें तैयार करना होगा। वो किस तरह, जैसा कि हम कंस्ट्रक्शन में भी बता चुके हैं, हमें इस तरह की बहुत सारी पतरियाँ लेनी होंगी, उनको आपस में इंसुलेट करना होगा, एक दूसरे से वो इंसुलेटेड हों, और इस तरह हम वन बाय वन उनको जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये पीस जो एक पीस था, अब ये बहुत सारे पीसीस से मिलकर बन गया है उसी साइज़ का जैसा कि हमें चाहिए था। अब इसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एडी करंट फ्लो होगा तो वो पूरे में नहीं होगा इस तरह, बल्कि वो हर पतरी पे इंडिपेंडेंट होगा, चूँकि ये हर पतरी आपस में इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड किससे है, जैसा कि हमने बताया था कि इस पर इंसुलेशन की तय चढ़ाई जाती है। और ये जो मटेरियल होता है ये सिलिकॉन स्टील होता है, यानी कि स्टील में सिलिकॉन मिक्स करने का मतलब ये होता है कि हम इसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है उतना वहाँ पे करंट फ्लो कम होता है, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जितनी कम की तरफ जाएगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो एक तो हमने इसको पतला कर दिया बहुत ही, फिर हमने इसमें सिलिकॉन मिला के, जो कि 3% तक होती है, इसको मज़ीद रेजिस्टिविटी इसकी हाई कर दी है। तो यहाँ पर करंट को जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो यही हमारा मकसद है कि हम एडी करंट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एडी करंट लॉस जो है वो कम होता है, तो हमारा जो एनर्जी का लॉस है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो हीटअप होने के चांसेस होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम हो जाते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल रेंज तक चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो एडी करंट है वो पतली पतली बारीक पतरियों में वो इस तरह फ्लो होगा, उसको मज़ीद रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है।
जबकि जितना मोटा हम मेटल यूज़ करेंगे उतना करंट बआसानी फ्लो हो सकेगा। तो एडी करंट लॉस से बचने के लिए हम इन पत्रियों का इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा आपको और दिखा देते हैं। ये जो अभी हमने आपको कॉइल दिखाई है, ये एक बहुत ही छोटे ट्रांसफार्मर की आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इतने से छोटे से ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा पत्रियों का इस्तेमाल किया होता है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो टोटल इस वक्त पत्रियाँ, इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। तो ये बहुत ज़्यादा पत्रियों से मिलकर एक ट्रांसफार्मर छोटा सा बनाया जाता है। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनमें फिर इससे भी कई ज़्यादा रखी जाती हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि एडी करंट लॉसेस को हम मिनिमाइज़ कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस पर। तो कोर लॉसेस की दो टाइप हैं जैसा कि मैंने बताया। तो एडी करंट लॉस तो ये हो गया। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? वो भी इसी टाइप का है। हिस्टैरिसीस लॉस विच अकर्स बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसा कि हमने बताया था कि ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कोर में करंट फ्लो होता है, उसको हम एडी करंट कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस ये होता है कि जो मैग्नेटिज्म हमारा रिवर्सल यानी कि जो चेंज हो रहा है। अब चूँकि ये अगर 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, तो 100 बार हमारा जो मैग्नेटिज्म है इस कोर के अंदर वो चेंज हो रहा है। यानी कि वो हाफ साइकिल में नॉर्थ साउथ बनता है, फिर हाफ साइकिल में साउथ नॉर्थ बनता है। तो इस चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो चेंजिंग हो रही है हमारे मेटल पर फ़र्क पड़ता है। चूँकि हम ये बता चुके हैं ये फेरोमैग्नेटिक मेटल यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, जो कि जल्दी मैग्नेटाइज हो और जल्दी ही डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पर हमारा लॉस कम से कम हो, रिवर्सल मैग्नेटिज़म की वजह से हमारा मेटल उसको बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए हम जो है वो सिलिकॉन स्टील का मेटल यूज़ करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है मेटल पर, ट्रांसफार्मर के वॉल्यूम पर, उसके साइज़ पर। और एडी करंट लॉस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है लेमिनेशंस के ऊपर, इसकी जो बनावट होती है वो किस मटेरियल से बनी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी कम है या ज़्यादा है। तो ये दोनों मिलते जुलते ही हैं। इन दोनों को हम कोर लॉसेस कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ हमारी ट्रांसफार्मर की कोर से होता है। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना होता है कि ये करंट फ्लो हो रहा होता है इधर, और यहाँ पर मैग्नेटिज़म के बार बार चेंज होने से हमारे मेटल पर साइड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे होते हैं। तो दोनों सूरतों में होता ही है कि हमारा ट्रांसफार्मर हीटअप होने लगता है। उसको हम कम से कम रखने के लिए ये सारा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट ना हो, और हो भी तो बहुत ही कम हो, जो कि बहुत ही कम होती है। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकली 1 से लेकर 5% तक लॉसेस होते हैं, जो कि कम है। तो 95% से 99% तक हमारा एक ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी देता है। तो एफिशिएंसी मालूम करने का हम पहले भी फार्मूला बता चुके हैं। तो हम इसको सामने रख कर कि हम इनपुट पर कितनी पावर दे रहे हैं, आउटपुट पर कितनी ले रहे हैं, फिर उन दोनों का हम कैलकुलेशन से जो सम निकालते हैं वो परसेंटेज में आ जाता है कि ये इतने % हमें एफिशिएंसी दे रहा है। तो उम्मीद है कोर लॉसेस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमने किसी भी कैलकुलेशन के हवाले से कोई बात नहीं की है, सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि लॉसेस होते क्या हैं और इनको किस तरह रिड्यूस किया जाता है। आखिर में हम आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल इस हवाले से करके दिखाना चाहेंगे। ये जो मेटल आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि हमने बताया कि ये इंसुलेटेड होता है, तो ये क्या वाकई इंसुलेटेड है? तो इसको हम मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे रख के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या ये इंसुलेटेड है, क्योंकि लग रहा तो ये मेटल ही है देखने में। तो ये हमने एक मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख लिया है, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी बताएगा। अगर तो ये कंडक्टर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी और ये कंटिन्यूटी बताएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये मीटर, ये देखें कहीं कहीं बता रहा है जहाँ से इसकी इंसुलेशन उखड़ गई है। चूँकि हमने इसको खोला है तो इसकी इंसुलेशन जो है वो ब्रेक हो गई है, वरना इस पर इंसुलेशन की तय चढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये उमूमन हमें कहीं पे भी नहीं बता रहे, थोड़ा बहुत बताएगा, ये आप देख सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं बता रहा है हमें, तो इसका मतलब है कि इंसुलेटेड है। अगर ये शॉर्ट होता तो मीटर हमें बीप देता, यानी कि अलार्म देता। जबकि ये देखने में तो मेटल है और ये असली में भी मेटल है, लेकिन इस मेटल के ऊपर हमने इंसुलेशन की तय चढ़ाई हुई है, जिसकी वजह से
ये जो है एक इंसुलेटर का काम कर रहा है। तो जब हम बहुत सारी पतरियों को जोड़ते हैं इस तरह, तो वो सब आपस में इंसुलेटेड होती हैं। तो एडी करंट जो है वो पूरी पतरियों में नहीं बहता आराम से, बल्कि उसको हर पतरी में इंडिपेंडेंट बहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात हमने ये बताई है कि इसमें सिलिकॉन मिलाने का मकसद ये होता है कि इसकी रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ जाए। तो जितनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और जितनी जो कोर है वो पतली होगी, उतना हमारा एडी करंट को शदीद दुश्वारी का सामना होगा फ़्लो होने में। तो इस तरह हम एडी करंट लॉसेस से बचने के लिए उसको रिड्यूस करते हैं। और हिस्टैरिसीस लॉसेस से बचने के लिए हम ऐसा मेटल यूज़ करते हैं जो मैग्नेटिज़्म के बार बार चेंज होने से उस पर ज़्यादा असरअंदाज ना हो। तो उसके लिए हम सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशंस को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ साथ मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर लॉसेस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।